आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और दिवाली की एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहेगा मार्केट? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे सीएनबीसी परिवार को और सारे दर्शकों को दिवाली और नव वर्ष की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आई थिंक ये नया साल सबके लिए अच्छा हो ऐसा मान के चलेंगे और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस और अच्छे ट्रेड सब लोग लें, ऐसा 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 मेरा मानना है। तो मार्केट में क्या लग रहा है माहौल? सर देखिए, अब नया साल है, जहां पे शुरुआत हो रही है वैसे ही बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा भी बोल सकते हैं, लेकिन थॉट यही है जो पहले से कैरी फॉरवर्ड है कि भाई 19,450 19,500 पे तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा हर्डल, बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। जब तक आप इन एरियाज को डिसाइसिवली ब्रेकआउट करके एक आध दिन खड़े नहीं रह जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निफ्टी में अब यहाँ से पुलबैक में जगह बची है। तो हमने इस पुलबैक को भी बोला था कि ये पुलबैक आएगा, तब हमारे टारगेट 19,250 19,300 के थे, बट थोड़ा एक्सटेंड हो गया, दिवाली थी, फेस्टिव सीजन था, बट ये पुलबैक ही है। कहने का मकसद यही है कि ये पुलबैक ही है, इसको नई तेजी की शुरुआत ना समझें, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें सही गलत जाने का मेरे को पूरा राइट है, बट मुझे लगता है 80-90% की एक पुलबैक है, ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा और वापस 18,800 वाले लोज दोबारा चैलेंज होंगे। तो अब बात यही है कि जो मीडियम टर्म पोजिशनल प्लेयर्स हैं 1 से 3 महीने वाले, उनका रुझान यही रहना चाहिए कि कहीं इन एरियाज में 19,500 19,550 के आसपास, 19,500 के आसपास आप निफ्टी बेचेंगे स्पॉट में और आप मान के चलेंगे कि 18,800 नीचे आना है, तो तकरीबन 700 पॉइंट का आपके पास यहाँ पे एक मूव है खेलने के लिए डाउन साइड में, और ऊपर में आप एक सूटेबल स्टॉप लॉस कहीं 19,650 या 19,700 के ऊपर आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और आप ये 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड खेलने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा सजेशन है। तो चलिए फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं। राहुल उन्नाव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बताइए। बहुत बहुत मेरे पास सर आरसीएफ के 2000 शेयर हैं 102 रुपए की बाइंग प्राइस पर। तो इस पे हमको जो है आगे का व्यू टारगेट जानना है। ओके, आरसीएफ सर्वेंद्र जी बताइए क्या आउटलुक है? देखिए, अच्छा स्टॉक रहा है, लास्ट कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, बट अब ये भी मान के चलिए कि देखिए, इसको यूजुअली 140 150 के एरियाज में इसको हर्डल रहते हैं। तो 2022 के टॉप में भी इसने उन्हीं एरियाज के आसपास ही अटका था और अभी भी 2023 के टॉप में भी वहीं अटका है। तो आई थिंक फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड या एक बड़ा मोमेंटम इसमें अब आई थिंक 150 के बाद ही आएगा। इन द मीन टाइम पॉसिबली ये कहीं 110 से 135 की रेंज में फंसा रहेगा और टाइम बिताएगा और ब्रेकआउट करने की कोशिश जरूर करेगा, बट उसमें 3 से 6 महीने लग सकते हैं। तो फिलहाल अगर इनके पास 6 महीने से ज्यादा टाइम है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और कहीं अपना कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस एक रखें और इस ट्रेड को टाइम देना पड़ेगा। इमीडिएटली इसमें बहुत ज्यादा पैसे इनके बने ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ट्रेड को टाइम देना पड़ेगा। राहुल जी होल्ड करिए इसको। आर.एस. संधू दिल्ली में हमारे साथ हैं। और संधू साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए दिवाली की बहुत बहुत जी सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपके यहाँ सुना बड़ा पोल्यूशन है, थोड़ा सेफ रहिए, घर पे रहिए, आज मत निकलिए कहीं पे। एक्चुअली रिटायर आदमी घर ही बैठते जाते नहीं बाहर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आराम करिए। बताइए सर क्या मदद की जाए? एक्चुअली मेरे पास जो 2 शेयर है, वेस्टकॉन है और तानला है। तानला तो मैंने बेचना नहीं अभी। वेस्टकॉन के जो है मैंने 1000 शेयर रखे हुए हैं, 48 रुपए की एवरेज है। उनको मैं अभी बेचूं, जियो फाइनेंस में लगाना पैसा मैंने सारा, बेचूं या भी ना बेचूं। ठीक है सरवेंद्र जी, वेस्टकॉन इंजीनियरिंग बेच दें क्या? 48 पे लिए थे, 77 चल रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट कहीं का पैसा डबल होगा इसमें। 80 के आसपास जब बेच लेंगे, 80 के एरियाज में बेच लेंगे, 85 80 के 90 के आसपास, तो आई थिंक इनका पैसा ऑलमोस्ट डबल होगा। और वहां डेफिनेटली मेरी राय रहेगी कि आधा मुनाफा चाहे तो उसमें बांध लें और फिर जो भी इनको सुटेबल स्विच, इन्होंने सब स्टॉक भी डिसाइड किया हुआ है और कौन सा इनको होल्ड करना है कौन सा नहीं करना है, तो काफी क्लियर है अपने दिमाग में। तो हम खाली इनको एक पुश दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर चाहें तो वेस्टकॉन में आधा मुनाफा बांधे 85-90 की रेंज में और फिर पैसे को जहां स्विच करना चाहें कर सकते हैं। और ये जियो में लगा दें क्या पैसा इसको, जो आधा बेचे उसको? देखिए, स्टॉक तो यही निकाल के लाए हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो बिल्कुल जियो में लगा सकते हैं। ओके, तो ये राय संधू सर आपके लिए। और जियो में एक राय किसी और से भी जरूर ले लीजिएगा। ये डिस्क्लोजर है, चूंकि जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस का और जियो फाइनेंशियल उसी ग्रुप की कंपनी है, तो एक बार किसी और से भी राय जरूर लीजिएगा। सरवेंद्र जी थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, एक बोर्ड रूम करते हैं, बातचीत करते हैं। ई क्लर्क्स सर्विसेज एक IT कंपनी है
जिसके रिजल्ट आए सेकंड क्वार्टर में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। 11% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली, वही मुनाफा में भी अच्छी खासी 8% की बढ़त है। और कंपनी ने जो पिछले Q1 में नरमी थी उसको रिकवर किया है बहुत इंटरेस्टिंगली। मतलब बहुत कम IT कंपनीज जो ऐसा कर पाई हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO श्रीनिवासन नदादुर जी। श्रीनिवासन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू। और सेकेंड क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि Q1 में जो नहीं हो पाया था वो सेकेंड क्वार्टर में आपने किया, और जो गाइड आप कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही निकल के आया। क्या रीजंस थे इसके? तो इसमें हमारे 3 में से 2 बिजनेसेस में ग्रोथ हुआ है। तो इन दोनों बिजनेसेस के कारण हमारा ओवरऑल ग्रोथ Q2 में US डॉलर टर्म में 4.5% के लगभग हुआ है करीब। तो ये 2 बिजनेसेस की वजह से आई थिंक परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी स्ट्रांग इन Q2। ओके, 4.5% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है। और बट एक चीज़ बताइए, चूँकि ये कमेंट्री थी और इन जनरल भी इंडस्ट्री में ये एक समस्या है कि US में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ पे डाउट है, कंपनीज़ की तरफ से रीनेगोशिएशन भी हो रहे हैं, प्रोजेक्ट के रिन्यूअल्स पता नहीं हो रहे नहीं हो रहे, रीप्राइसिंग भी हो रही, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी कही हैं और इंडस्ट्री में भी है। ये क्या वो अनअफेक्टेड रही, आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ा या चीज़ें बदल रही हैं? देखिए, प्रभाव तो पड़ा है। तो हमारे तीसरे बिजनेस में, डिजिटल में, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग होती है और जिसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रभाव पड़ा है। सो वो बिजनेस में थोड़ा सॉफ्टनेस है, वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ा है। बट दैट हैज़ बीन ओवरकम बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द अदर 2 बिजनेसेस। तो क्या ये माना जाए कि जो Q2 का परफॉर्मेंस है ये सस्टेन रहेगा, क्योंकि एक सेगमेंट आपका अच्छा नहीं कर रहा है, 2 अच्छे कर रहे हैं और आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ है? तो Q3 में वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट पाइपलाइन देखते हुए, और हमने काफी 600 लोग भी ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। सो ये देखते हुए हमारा वी आर फेयरली पॉजिटिव ऑन द Q3 परफॉर्मेंस। देन देखिए, उसके बाद क्लाइंट के बजट रिन्यू होंगे फॉर कैलेंडर ईयर 2024। तो देखना पड़ेगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 में क्या होता है। तो जनरली आप लोगों की बातचीत तो हो ही रही होगी कंपनियों से, क्या सेंस मिल रहा है? इट इज अ लिटिल अर्ली अभी। उनका जनरली बजट जो है फाइनलाइज होता है अराउंड एंड नवंबर अर्ली दिसंबर तक। सो अभी कुछ क्लियर नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ कि उनका Q4 और फुल ईयर 2024 का क्या स्पेंड रहेगा। ओके, श्रीनिवासन, एट्रिशन और हायरिंग पर आपकी कंपनी की इस समय सिचुएशन क्या है, स्टेटस? सो हमने बिटवीन Q1 एंड Q2 हमने 600 लोग जोड़े हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ दैट वी सॉ इन Q2 एज वेल एज सम ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन Q3 एज वेल। अट्रिशन जनरली हमारा Q2 में हाई रहता है, जबकि क्योंकि हम वेज हाइक्स देते हैं Q1 में, तो उसके बाद अट्रिशन जनरली Q2 में हाई रहता है। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर mid-30s में था, इस टाइम Q2 में 23-24 के आसपास है। सो वी आर स्टिल इन अ मच बेटर सिचुएशन एज फार एज अट्रिशन इज कंसर्न। क्यों Q2 में इतना एट्रिशन क्यों होता है वेज हाइक के बाद? मतलब आप अच्छे पैसे नहीं दे रहे हैं, या लोगों को लगता है कि यहाँ से मिल गया आप दूसरी जगह चलते हैं और अच्छा नेगोशिएट? जनरली मिक्स ऑफ बोथ। कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से कलेक्ट कर लें फिर नेगोशिएट करें। सो आई थिंक श्रीनिवासन, इस बार सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है। इस बार क्या मतलब पिछले 1-1.5 सालों से कि मिड लेवल पे या बहुत अच्छे ऑफर IT में नहीं है, ये जनरल इंडस्ट्री में चल रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो जाते ही हैं। लास्ट ईयर 35% के आसपास था एट्रिशन, इस ईयर 25 है, तो काफी कम हो गया है, लेकिन कुछ लोग तो जाते ही हैं। हाँ, वो तो खैर इंडस्ट्री का ट्रेंड है। श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर थर्ड क्वार्टर। हम लोग देखेंगे फिर कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है या US की तरफ से लोग कुछ दिक्कतें बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, जुड़ने के लिए। थैंक यू। E-Clerx 3 साल में डबल से ज़्यादा रिटर्न, 200% का रिटर्न है इसमें, बहुत ही शानदार प्रदर्शन E-Clerx का रिजल्ट वाइज भी और स्टॉक प्राइस वाइज भी। सरवन जी, E-Clerx में क्या राय बनती है आपकी चार्ट पे? देखिए नीरज जी, बढ़िया स्टॉक है और अपने पीयर सेट को आउट परफॉर्म करके खड़ा है। तो ऐसे स्टॉक्स में यही रहता है कि बेस्ट तरीका ये रहता है कि नए रिसोर्स अगर नहीं भी बन रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल नहीं बन रहे हैं, तो आप पुरानों में खड़े रहेंगे। जो भी जिनके पास पोजीशन है, आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आई थिंक खड़े रहना चाहिए।
मेरे हिसाब से 1950 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो जब तक उस सपोर्ट एरिया के ऊपर है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बना रहना चाहिए। थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, कभी कभी 50-60 हजार शेयर ही पूरे दिन में ट्रेड होते हैं, बट फिर भी आई थिंक उस रेंज को मद्देनजर रखें। 1950 टू 2000 सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तब तक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, ई क्लास पे राय समझ की। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आके सवाल जवाब का सिलसिला। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चलते हैं दिल्ली। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। सुनील कुमार जी, अच्छा भाई सुनील देव दोबारा लगा ना भैया। शैलेश कुमार सिंह जी छपरा बिहार से। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी क्या सेवा की जाए। सर मेरा यूको बैंक का शेयर है सर, 44.50 पैसा पर सर, 2240 शेयर है सर। सर क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टाइम व्यू है सर। आप क्या करना चाहते हो ये बताओ, बेचना है क्या? लॉन्ग टाइम सर व्यू। लॉन्ग टर्म मतलब कितना दिन? 1 साल। 1 साल के लिए यूको बैंक में रुकना चाहते हैं शैलेश जी। सरवन जी, शैलेश जी 1 साल के लिए रुकना चाहते हैं यूको बैंक में, इरादा ठीक है इनका क्या? देखिए इरादा ठीक है, स्टॉक ने बढ़िया बेस बनाया है। जो गिरावट हुई थी 20-21 वाली इसमें, और इसने एक बढ़िया 10 से 20 रुपए के बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ 2-3 साल, और अब उसके बाद चलना शुरू किया है। तो आई थिंक अगर ले भी लिया है ना थोड़ा ऊपर के भाव में, तो आई थिंक थोड़ा इनको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा। 12 महीने प्लस का अगर होराइजन रखेंगे तो आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और डिलीवरी के हिसाब से खड़े हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि कहीं इसमें एक स्टॉप लॉस रखें 32 के आसपास, अगर रखना चाहें तो। वैसे तो इसको इनको होल्ड करना चाहिए, और अगर 32 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रखें। बट अगर इसको 18-24 महीने देंगे तो नेक्स्ट राउंड में आई थिंक क्लियरली मुझे लगता है कि 55-60 के स्तर भी यहाँ पे ऊपर में आते हुए दिखते हैं, तो ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 55-60 के लक्ष्य आएंगे। सुनील जी लग रहा है जुड़ गए। सुनील जी जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, बताओ जी महाराज क्या सवाल है। मैं जी सीजी पावर मैंने ले रखे हैं सर जी, 10 रुपए 35 पैसे में 500 शेयर, और रोटो पंप लिए हुए मैंने 200 शेयर 48 रुपए में, 48.5। ओके, कहाँ करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या किया जाए? एक्चुअल में क्या है कि मैंने जो है ना 2020-21 में लगाया है पैसा अपना थोड़ा, हाँ क्योंकि मुझे लगा कि 2008 के रेट के ऊपर मुझे शेयर्स मिल गए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। हाँ। तो मुझे अभी भी मैं भी ये भी पूछना चाहता था कि मुझे 1 ईयर के करीब प्रॉफिट हो रहा है, निकाल के मैं रख लूं पैसा सारा कैश, ताकि जब पूरे पोर्टफोलियो में 1 शेयर का प्रॉफिट हो रहा है क्या? हाँ जी, पूरे पोर्टफोलियो में? हाँ जी, हाँ जी, पूरे पोर्टफोलियो में। ओके, रुको रुको रुको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके 2 सवाल है। रोटो पंप भी दिखाई जरा। 48 पे लिया था, 48 पे लिया ना रोटो पंप? हाँ जी, 48 साढ़े 48। हाँ सरवेन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए रोटो पंप 48 पे लिया, वो 422 हो गया है। सीजी पावर 10 रुपये में लिया है, वो भी 388-83 पे हो गई है। गजब मुनाफा कमाया इन्होंने। अब पूरे पोर्टफोलियो में 1 CR बन रहा है इनका। पहले तो इन दोनों स्टॉक पे बताओ क्या करें। नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। अब तो एक बार चलिए दिल्ली, एक तो पहली बात इनसे पार्टी लेंगे, और दूसरा थॉट यही है कि जब इतना पैसा कमाया है तो फिर मेरे हिसाब से तो आधा मुनाफा बांधे यहाँ पे, और आधा रखें। जो स्टॉक्स चल रहे हैं आधा रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगाएं, बट मेरे हिसाब से आधा बेचेंगे तो आधा तो फ्री का एकदम इनका टोटली फ्री हो जाएगा, और आधा इनका पैसा मुनाफा इनका बंध जाएगा। तो पूरा तो इनको बेचने नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली आधा मुनाफा बांधेंगे तो वो इनको तो अच्छा रहेगा इनके लिए। दोनों में आधा आधा बेच दें, आप ये कह रहे हो? रोटो में भी और सीजी में भी? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है, हमको हमने बाजार में देखा है कि लास्ट नहीं करेगी। कहीं साइडवेज एक रेंज भी आएगी 3-4 साल की, कहीं एक साइडवेज कंसोलिडेशन में भी चीजें जाएंगी। तो पैसा इनके हाथ में रहेगा तो यही स्टॉक या कोई दूसरा स्टॉक नीचे में ले पाएंगे। बट ड्राई पाउडर रखें यहाँ पे, मैं सबको यही बोल रहा हूँ। बाजार उस करवट बैठा हुआ है कि थोड़ा ड्राई पाउडर रखने में कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा नीचे आ गया तो आपको उल्टा लेने मिलेगा, ऊपर चला गया तो आपको एटलीस्ट उस पैसे पे भी एफडी के रिटर्न तो छूटते ही रहेंगे। और आप ये मान के चलिए कि अगर निफ्टी यहाँ से आपको 7-8% रिटर्न इस साल में दे दे, तो मोटा मोटी वही आपको वही रिटर्न्स आपको एफडी में भी मिल जाएंगे। तो आप फिक्स इनकम में थोड़ा जी सुनील जी ये बताइए कि ये जब आपने लिए थे सीजी पावर और रोटो पंप या और भी जो भी पोर्टफोलियो स्टॉक होंगे, ये किसकी सलाह पे लिए थे? खुद रिसर्च किया था? मैं खुद ही एक्चुअल में मैं 1985 से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये बताओ आप,
ऐसा कुछ और आपने ढूंढ रखा है क्या? हाँ, मैं ढूंढता रहता हूँ। अभी मैंने हेमंत सिंह का सीट ढूंढ रखा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अभी। नहीं, मैं ये सुनो, नाम मत बताओ आप चाहो तो, ये जब मर्जी हो आपकी। मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता कि आप शेयर बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी इतनी अच्छी स्टॉक पिकिंग है और आप खुद रिसर्च करके ढूंढ लेते हो, तो फिर जो आपने पोर्टफोलियो लेवल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रखा है, सरवन जी, उसमें से कुछ बेच के इधर लगाए, नया जो ढूंढ रहा है इन्होंने? नहीं, मुझे पूछेंगे तो मेरी राय यही रहेगी कि 50% ड्राई पाउडर रख सकते हैं तो रख लें। अब इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एनीवेयर बिटवीन 50 to 30% ड्राई पाउडर रखें, लेने के मौके मिलेंगे, ऐसा मेरा स्ट्रांग मानना है। जैसे मैंने भी शो के स्टार्ट में भी बोला था कि भाई गलत हम भी 10-20 100 में से 10-20 हम भी गलत चले जाते हैं, बट पोजिशनली में भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको नीचे के लेने के मौके मिलेंगे। पोजिशनल ट्रेड्स अपने अच्छे जाते हैं तो इनको नीचे लेने के मौके मिलेंगे। 30 to 50% ड्राई पाउडर रखें। इनके पास जो भी इनका पोर्टफोलियो हो, मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मालूम है, 30 to 50% ड्राई पाउडर बना लें। तो सुनील जी, आप चाहें तो उसमें से बेच के कुछ पैसे लगा सकते हैं, तो आप क्या किसमें लगाएंगे, आप बताइए। वो एक्चुअल में क्या है ना जी, मैं लगाऊंगा तब जब इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो जब करेक्शन उस टाइम आएगा, मैं उस टाइम के लिए पैसा रखना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। तो ये हिम्मत सिंह में और इस तरह के और स्टॉक आपने ढूंढ रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, और भी कई ढूंढे हुए रखे हुए मैंने लिस्ट बना के अपने नए वाले। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये एक टेस्ट केस है। सुनील जी से 2 चीज़ें लोगों को सुननी चाहिए। पहली चीज़ तो सुनील जी को कॉपी मत कर लेना, क्योंकि सबकी अपनी अलग रिसर्च, अपनी अलग रिस्क प्रोफाइल होती है कि आपने सुन लिया और आपने एकदम से जाके वो कर दिया, वो मत करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंस और रिसर्च। इन्होंने पेशेंस रखा और अपना खुद मेहनत की, तो परिणाम आपके सामने है कि एक शेयर 38 गुना बढ़ चुका है, दूसरा शेयर भी 9-10 गुना ऊपर है। ये होता है पेशेंस और पढ़ाई लिखाई, तो जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया और बधाई आपको राय मिल चुकी है, आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। चलिए एक और शेयर लेते हैं। अगला अभिजीत दत्ता है कोलकाता से। बताइए दत्ता साहब, क्या मदद है? मेरे पास सुजलोन एनर्जी के 1949 शेयर है और इसका प्राइस है सर 34.73 का। लॉन्ग टर्म पे उसमें जाती है। और सर जेपी पावर का एक बार बोल सकते हैं 14.76 में खरीदा हूँ। सरवन जी, सुजलॉन एनर्जी के इन्होंने 1950 शेयर ले रखे हैं, 34.73 में। क्या ये 38 गुना हो सकता है? नहीं जी, बहुत इसको ये सवाल बोलना तो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी कि कौन सा स्टॉक वो मल्टीबैगर होगा इस कैटेगरी का। मतलब 2x 3x तक आप सेटअप देख सकते हैं कि एलियट वेव्स अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, बट वो कहना बिल्कुल मुश्किल है कि कौन सा ये 40-50 बैगर वाले स्टॉक्स निकल के आएंगे। अब जहां तक रही बात सुजलॉन की, एक समय का डार्लिंग स्टॉक था, अब चलना इसने शुरू किया है, तो यहाँ पे मैं वही बोलता हूँ, मैं इसको यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ। बट अब आप ये देखिए कि इसके दो बड़े टच पॉइंट, 2008-9 का लो और उसके बाद पुल बैक में 2014 का हाई, 14-15 का हाई, ये इसका तकरीबन 30-32 रुपए के आसपास था। तो उन एरियाज को इसने अभी कहीं रिकवर कर लिया है। तो 2008 के लोस के ऊपर चला गया है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं जहर जो था वो पूरा इसका कहीं निकल चुका है। अब नो डाउट टेक्निकली मेरे लिस्ट में भी कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, बट मुझे लगता है कि भाई अगर इनके पास है तो मेरे हिसाब से 30-32 की रेंज में ध्यान रखिए, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ ट्रेड में बने रहे। फिर कितने बैगर होगा वो तो समय बताएगा, बट ये इनको एक डेटा पॉइंट दे दूं कि एक जमाने में इसका भाव कभी 350-360 रुपए हुआ करता था। तो आप ये मान के चलिए अगर कभी उन एरियाज के आसपास भी पहुंचा तो 10 बैगर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होने वाला है, बट अगर अपने पुराने एरियाज को भी चैलेंज किया तो 10 बैगर हो जाएगा यहाँ से। जी। और एक दूसरा इन्होंने एक सवाल पूछा जेपी पावर के बारे में। जी, 14 रुपए का स्टॉक है। दत्ता जी कितने में लिया था इसको? अभिजीत जी काट दिया फोन। अब फोन काट दिया तो सवाल का जब छोड़िए, फिर अभी जब वो खुद सुनने वाले चला गया तो इसका जवाब क्यों लूँ मैं। जी, अगला सवाल राजेश नई दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएनबीसी को और सभी दर्शकों को। राजेश जी को भी, राजेश जी के परिवार को भी और राजेश जी के मोहल्ले को भी। और पोल्यूशन कैसा है आपका? नहीं बहुत बेहतर है इस बार, कोई ज्यादा नहीं, मतलब बेहतर पोल्यूशन बेहतर है। हाँ जी, पोल्यूशन बेहतर है।
ये नहीं कम नहीं, है? पॉल्यूशन बेहतर नहीं, स्थिति बेहतर है, पॉल्यूशन कम है। ओके, बताइए सवाल सवाल। हाँ। ये पीएनबी के शेयर लिए थे मैंने 2018 में 500 शेयर जो 158 रुपए पे थे, फिर 2020 में मैंने 1000 शेयर लिए थे 44 रुपए के हिसाब से, तो एवरेजिंग करके 82 रुपए के करीब पड़े थे मुझे। नीचे है अभी? अभी करंट रेट इसका 76 के आसपास है सर, तो बने रहना चाहिए कि अभी इसमें निकल जाना चाहिए? सरवन जी क्या किया जाए? पंजाब नेशनल बैंक अभी इनके भाव से 10-12 रुपये नीचे है। नहीं 10-12 रुपये नहीं, 77 अभी चल रहा है, 82 इनका 83 है, 6 रुपये करीब। क्या करें? देखिए जितनी इनकी बात सुन के समझ में आ रहा है कि भाई लंबी अवधि वाले हैं, अगर एवरेज भी किया है और लंबी अवधि खड़े रहने का इनका ध्यान है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। स्टॉप लॉस चाहे तो मैं इनको डेफिनेटली दे सकता हूँ। फिलहाल जो मुझे इमीडिएट लेवल दिख रहे हैं जहाँ से इसमें भी इस बार मूवमेंट आया है, वो लेवल्स हैं तकरीबन 67 के आसपास का जो उसका लो है। आई थिंक वही क्रिटिकल हो जाता है, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है आई थिंक डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स चैलेंज करेगा। 92-95 के भी लेवल्स यहाँ पे आएंगे, 6 से 9 महीने लगेंगे, बट आई थिंक मेरे 95 तक के टारगेट्स इसमें मुझे दिख रहे हैं, आ सकते हैं। और नीचे में अगर आपने 67 का स्टॉप लॉस लगाना है तो क्लोजिंग बेसिस पे लगा लें। बने रहिए इसमें सर, सरवन जी की राय है कि बने रहिए। और वैसे भी बैंक तो चल ही रहे हैं इस समय, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ट्रिपल बैलेंस शीट अच्छी है, बैंकों की भी, कॉरपोरेट की भी, गवर्नमेंट की भी और इंडिविजुअल की भी मान लीजिए तो काफ़ी बेटर है इस समय। तो बैंक बने रहिए सर, सरकारी बैंक चल भी रहे हैं आज। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।